नमस्कार साथियों, मैं हर्ष गोयल आप सभी का इस कक्षा में स्वागत करता हूं। पिछले कक्षा में हमने प्रश्नावली 9.2 को हल किया था और इस कक्षा में हम पढ़ेंगे वृत्त के चाप के द्वारा अंतरित कोण। तो देखिए बच्चों, इस भाग में हम जानेंगे कि एक वृत्त के जब चाप के द्वारा कोण को हम किस प्रकार अंतरित करते हैं तथा इन अंतरित कोणों से संबंधित कुछ हम प्रमेयों को इसमें जानेंगे। तो चलिए बच्चों, आज की कक्षा करते हैं हम यहां पर शुरू। तो हमारे पास टॉपिक है वृत्त के चाप के द्वारा अंतरित कोण। तो देखिए, सबसे पहले मान लीजिए आपके पास क्या है, एक वृत्त है। तो ये हो गया हमारा वृत्त और हम क्या कर रहे हैं, इसका एक चाप लेते हैं। ये हमारे पास चाप हो गया ए बी। क्या हो गया वृत्त का चाप? चाप हो गया हमारे पास ए बी और इस वृत्त का केंद्र है मान लीजिए ओ। तो अब देखिए क्या करेंगे, हम इस चाप के द्वारा हम किसी बिंदु पर कोण अंतरित करेंगे। तो पहले हम करते हैं इस चाप ए बी के द्वारा वृत्त के केंद्र पर कोण को अंतरित। तो देखिए किस प्रकार करते हैं कोण अंतरित। तो चाप है ए बी, दो बिंदु हैं ए तथा बी। तो यहां से देखो इस तरह से इस कोण को हम अंतरित करेंगे, यहां से मिला दिया और ये जो कोण हमारे पास प्राप्त हुआ है ये क्या हो जाएगा बच्चों, यही कोण हमारा क्या होगा, चाप ए बी के द्वारा केंद्र ओ पर अंतरित कोण होगा। तो कोण ए ओ बी क्या है, ये हमारा चाप ए बी के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण है, केंद्र पर अंतरित कोण। तो समझ में आया बच्चों कि वृत्त के चाप के द्वारा हम कोण किस प्रकार अंतरित करते हैं। अब देखिए, ये तो हमने कहां पर किया है, वृत्त के केंद्र पर किया है। लेकिन मान के चलिए यदि हम इसे वृत्त के केंद्र पर ना करके कहां करें, किसी अन्य बिंदु पर करें, तो किस प्रकार कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए अब यहां पर करना चाह रहे हैं, यह बिंदु हो गया सी बिंदु। तो क्या करेंगे, इस ए से इस सी को मिलाएंगे और फिर क्या करेंगे, इस बी से मिलाएंगे हम इस सी बिंदु को और ये जो कोण बनेगा ये हमारा क्या होगा, चाप ए बी के द्वारा क्या बिंदु सी पर अंतरित कोण। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा मान लीजिए ये कोण है, कोण ए सी बी। ये हो जाएगा चाप ए बी के द्वारा बिंदु सी पर अंतरित कोण, बिंदु सी पर अंतरित कोण। तो समझ में आया बच्चों कि हम चाप के द्वारा वृत्त के किसी बिंदु पर कोण किस प्रकार अंतरित करते हैं। क्लियर? तो ये सबको समझ में आया कि वृत्त के चाप के द्वारा अंतरित कोण किस प्रकार हम करते हैं। क्लियर? अब इसमें एक चीज देखिए, तो मान लीजिए कि आपके पास है एक वृत्त, ये है आपके पास एक वृत्त और हम क्या कर रहे हैं, इस वृत्त पर हम क्या कर रहे हैं बच्चों कि अलग अलग क्या कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि ये इसका केंद्र हो गया और ये हो गया चाप ए बी। ठीक है, तो इस चाप ए बी से जब इस पर कोण अंतरित करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा कोण। और अब यदि हम ये कहें कि मान लीजिए कि समान ही चाप का क्या करें हम, जैसे ये ए बी है और इसी के समान चाप का यदि हम कोई दूसरा वो ले लें, जैसे ये सी डी है और हम कह दें कि चाप ए बी बराबर है चाप सी डी के। क्या कह रहे हैं, चाप ए बी बराबर चाप सी डी और यहां से इसको अंतरित करें तो ये भी कर दिया हमने कोण अंतरित। तो क्या हो जाएगा, अब देखिए ये जो कोण है ये कौन सा है हमारे पास, कोण ए ओ बी। ये क्या है, चाप ए बी के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण है। और ये कोण कौन सा है, चाप सी डी के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण है। और दोनों चाप हमारे बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों कोण भी हमारे बराबर होंगे। अर्थात बराबर चापों के द्वारा केंद्र पर जो कोण अंतरित होंगे वो हमारे बराबर होंगे।
क्या कहा है बच्चों? बराबर चाप के द्वारा केंद्र पर जो कोण अंतरित होंगे वो हमारे बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं कि किसी वृत्त के सर्वांगसम चाप या बराबर चाप द्वारा केंद्र पर बराबर कोण अंतरित होते हैं। क्या होते हैं? केंद्र पर बराबर कोण अंतरित होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये चीज सबको समझ में आ गई। अब देखिए इससे जुड़ी हुई कुछ प्रमेयों को। तो सबसे पहले आती है प्रमेय 9.7। एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। देखिए क्या कह रही है ये प्रमेय आपसे? चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, तो चाप हो गया मान लीजिए ए बी, तो इस ए बी के द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण ये वाला कोण हो गया। कोण कौन सा हो गया? ये हो गया कोण AOB। ठीक है, तो क्या कह रहा है? चाप के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु, ये हो गया वृत्त का शेष भाग। ठीक है, ये जो AB है ये तो हो गया चाप AB, और इसके अलावा जो भी हिस्सा है वो है हमारा वृत्त का शेष भाग। अब इस शेष भाग पर हमारे पास एक बिंदु C है, तो क्या होगा? जब हम इस C से चाप AB के द्वारा कोण अंतरित करेंगे, यानी ये कोण जो अंतरित करेंगे, क्या होगा? किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। तो ये जो कोण है केंद्र वाला, वो इस वाले कोण का दुगना हो जाएगा, यानी कि ACB का दुगना हो जाएगा। समझ में आया क्या कह रही है ये प्रमेय? कि आप चाप के द्वारा केंद्र पर जो कोण अंतरित करते हो वो चाप के द्वारा शेष किसी अन्य बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। तो केंद्र वाला दुगना होता है किसी अन्य कोण का। क्लियर? समझ में आ गया? ये चीज ध्यान रखना कि चाप AB, देखो ये भी चाप AB का है और ये वाला कोण भी चाप AB, ये वाला कोण भी चाप AB। तो चाप AB तो कॉमन रहेगा और एक बार अंतरित कर रहा है केंद्र पर और एक बार किसी अन्य बिंदु पर अंतरित कर रहा है। क्लियर? तो समझ में आई ये प्रमेय। अब देखिए इसे प्रूफ कैसे करेंगे। तो हम करते हैं इसका प्रूफ। देखिए दिया क्या है हमारे पास, सबसे पहले लिखते हैं दिया क्या है। दिया है हमारे पास कि एक चाप के केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी अंतरित कोण का दुगना होता है। तो हमारे पास क्या है? चाप AB दिया गया है। तो क्या है हमारे पास? चाप AB। ठीक है, चाप है हमारे पास AB का, और हमसे सिद्ध करवा रहा है। क्या सिद्ध करवा रहा है? सिद्ध करना है कि ये जो कोण होगा वो इस वाले कोण का दुगना होगा। मतलब कि हमें करना होगा कोण AOB बराबर दो कोण ACB। ये करना है बच्चों हमें यहां पर सिद्ध। तो देखिए किस प्रकार हम इसे कर सकते हैं सिद्ध। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? एक रचना करते हैं। क्या कर रहे हैं? हम एक रचना कर रहे हैं। तो हमने क्या किया कि इस C से इस केंद्र को मिला दिया और थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाकर एक बिंदु बनाया हमने B। कौन सा बिंदु बनाया? B। तो हम कहेंगे कि बिंदु C को केंद्र O से मिलाया, O से मिलाया, वह क्या किया है? जो हमारे पास OC है, OC को बिंदु B तक बढ़ाया, बिंदु B तक बढ़ाया। अब देखिए उपपत्ति में क्या करेंगे। तो देखिए सबसे पहले यदि हम बात करें तो हम बात करते हैं कौन से त्रिभुज में। देखो ये त्रिभुज बन रहा है आपके पास OCB, दिख रहा है सभी को त्रिभुज OCB। तो हम बात कर रहे हैं त्रिभुज OCB में। देखिए त्रिभुज OCB में हम क्या कह सकते हैं? त्रिभुज OCB में हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारी OC भुजा है, ये जो OC भुजा है ये हमारी किसके बराबर होगी? OB के बराबर होगी। और ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो हम कह सकते हैं
OC बराबर है OB के, और इसका कारण है दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं, दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ, हमने पढ़ा है किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि चूंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, यदि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसका मतलब OB बराबर OC है। अच्छा ये B है तो इसको D मान लीजिए, ठीक है, ये हमारे पास D हो जाएगा। देखो क्या है हमारे पास OB बराबर OC है, तो इसके सम्मुख कोण हो जाएंगे एक तो ये वाला कोण, और एक हो जाएगा हमारे पास ये कोण। मतलब हम कह सकते हैं कि कोण OCB बराबर होगा कोण OBC के। तो क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कोण, देखो क्या हो गया हमारे पास, कोण OCB बराबर हो गया, देखो यहां पर OC बराबर OB है, तो कोण OCB बराबर हो जाएगा कोण OBC के। यहां तक क्लियर हो गया आपके पास, कोण OCB बराबर हो गया कोण OBC के। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। यहां तक क्लियर। अब समझो, देखो एक बात, ये वाला जो कोण है, ये कौन सा कोण है, ये हमारे त्रिभुज OCB का बहिष्कोण है। और बहिष्कोण में हमने क्या पढ़ा है कि बहिष्कोण हमारा क्या होता है, बहिष्कोण हमारे दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। मतलब ये वाला जो कोण होगा वो इस वाले कोण और इस वाले कोण, इन दोनों के योग के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि चूंकि त्रिभुज का बहिष्कोण, त्रिभुज का बहिष्कोण त्रिभुज के अभिमुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। तो बताइए, यदि त्रिभुज का बहिष्कोण उसके दो अभिमुख अंतःकोणों के योग के बराबर है, मतलब हमारा ये जो कोण है, कौन सा कोण है ये हमारे पास DOB कोण है। तो कोण DOB ये हमारा किसके बराबर होगा, DOB कोण हमारे OCD और OBC, क्या OCB और OBC के योग के बराबर होगा। कोण OCB प्लस कोण OBC के योग के बराबर होगा। यहां तक समझ में आया, हमने लगाया है त्रिभुज के बहिष्कोण की प्रॉपर्टी। अब समझो एक बात, समीकरण 1 क्या कह रहा है कि OCB बराबर है OBC, तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, कोण DOB ये हमारा बराबर हो जाएगा दो कोण, किसके हो जाएगा, देखो OCB बराबर है इसके, तो या तो आप डायरेक्ट लिख दो, नहीं तो हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख देंगे बच्चों, यहां लिख देंगे OCB प्लस कोण OCB, ठीक है। और यहां से हमारे पास हो गया कोण DOB बराबर दो कोण OCB। क्या हो गया कि ये जो कोण DOB है ये दो कोण OCB के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया, दो कोण OCB के बराबर। इसे मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 2। अब आप मुझे बताओ, ये चीज हमने किस वाले त्रिभुज में की थी, OCB में की थी। अब अगर सेम की सेम चीज हम त्रिभुज OCA में करें, तो क्या हम ऐसा की ऐसा स्टेप प्रॉपर कर सकते हैं, बिल्कुल। तो हम क्या करते हैं, इसी प्रकार यदि हम बात करें त्रिभुज, किस वाले त्रिभुज में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं OCA में। तो बताओ OCA में क्या होगा, देखो पिछले वाले में ये जो कोण था वो इस कोण के दुगने के बराबर आ गया था,
और सिमिलरली जब हम ये बात करेंगे इस वाले कोण में, तो ये जो कोण है वो हमारे इस वाले कोण के दुगने के बराबर आ जाएगा। तो इस प्रकार त्रिभुज में हम कह सकते हैं, जैसे यहां पर DOB था, तो इस वाले त्रिभुज में हो जाएगा DOA। तो ये हो जाएगा त्रिभुज DOA। भाई इस वाले त्रिभुज में जो DOB था उसमें ये वाला कोण आया था, और इस त्रिभुज में कौन सा कोण आ जाएगा? DOA आ जाएगा। और ये बराबर होगा, क्या है यहां पर? कोण DOA बराबर होगा दो कोण DCA। किसके बराबर होगा? देखो किसके बराबर होगा, यहां पर है ये OCB के बराबर, यहां हो जाएगा दो कोण OCA के बराबर। ये चीज समझ में आएगी सभी को किस प्रकार किया है? देखो, चाहो तो आप क्या कर सकते हो, जैसा सेम स्टेप हमने ये किया है ऐसा कि ऐसा लिख के कह सकते हो, नहीं तो सिमिलरली हम कह सकते हैं कि भाई DOB बराबर हुआ है दो कोण OCB के, तो DOA बराबर होगा OCA के दुगने के। अब देखो, यदि हम समीकरण 2 प्लस समीकरण 3 कर दें तो इससे क्या आएगा? देखो एक बार करते हैं, DOB प्लस कोण DOA ये हमारा बराबर हो जाएगा किसके? यहां हो जाएगा दो OCB और यहां हो जाएगा दो OCA। तो देखो, अब आप देखो DOB और DOA जब हम इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? ये आएगा हमारे पास AOB। देखो DOB ये रहा, DOA ये रहा, दोनों को जोड़ने पर AOB मिल गया। और यहां से कितना आ जाएगा? दो कॉमन में OCB प्लस OCA, और जब हम इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? देखिए, जब हम इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो OCB तो ये रहा और OCA हमारा ये रहा, और दोनों को जोड़ने पर क्या मिल रहा है? ACB मिल रहा है, कोण ACB मिल रहा है। और यही क्या करना था बच्चों? यही करना था हमें, सिद्ध इति सिद्धम। ठीक है, तो समझ में आया किस प्रकार हमने इस प्रमेय को यहां पर सिद्ध किया है। एक बार चलो इसे दोबारा देख लेते हैं। देखो प्रमेय क्या कह रही थी? प्रमेय बड़ी सिंपल सी बात कह रही है कि चाप AB है तो केंद्र पर जो कोण अंतरित होगा वो हमारे दुगना होगा किसी अन्य बिंदु पर अंतरित कोण के। क्लियर बात? तो हमें करना था कोण AOB बराबर कोण ACB को सिद्ध। तो हमने क्या किया? रचना की, C को O पर मिलाया, OC को D बिंदु तक आगे बढ़ाया। उसके बाद हमने त्रिभुज OCB लिया, OC बराबर OB है, दोनों त्रिज्याएं हैं, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए हमारे पास ये दोनों कोण बराबर हो गए। फिर हमने बहिष्कोण वाला लगा दिया कॉन्सेप्ट कि ये जो बहिष्कोण होगा वो इन दोनों कोणों के जोड़ के बराबर होगा, ये दोनों बराबर हैं, समीकरण 2 प्राप्त हो गया। और इसी प्रकार हम त्रिभुज OCA में कर सकते हैं। यहां से हमारे पास कोण DOA आ जाएगा और इन दोनों को जोड़ने पर यह हमारा यहां पर सिद्ध हो गया। ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आ गया किस प्रकार किया है? अब हम करते हैं अगली प्रमेय। प्रमेय 9.8 है, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। तो देखिए आपसे क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि आपके पास है ये चाप PQ और आपसे कह रहा है एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। मतलब कि जब हमने यहां P व Q से, देखो एक तो कोण काटा, ये कौन सा काटा है? ये A कोण बनाया है, और सेम उसी PQ से हमने एक दूसरा कोण बना दिया C। तो ये क्या हुआ? आपके एक ही वृत्तखंड के अलग अलग जो कोण बने हैं ये कैसे होंगे? ये दोनों कोण हमारे समान होंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये जो कोण है आपके पास PAQ, ये हमारा बराबर होगा PCQ के। ठीक है, PAQ बराबर होगा कोण PCQ के। क्यों होगा? देखो यही चीज हमें करनी है सिद्ध। तो प्रमेय क्या कह रही है कि आपके पास एक ही वृत्तखंड है,
इनसे यदि आप अलग अलग कोण बनाते हो तो वो कोण समान होंगे। क्लियर? अब देखिए किस प्रकार हम इसे सिद्ध कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास क्या है, हमारे पास दिया है, क्या दिया गया है कि आपके पास वृत्तखंड है पी क्यू और ये वृत्तखंड पी क्यू एक कोण अंतरित कर रहा है और सेम वही वृत्तखंड पी क्यू आपका सी कोण भी अंतरित कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं वृत्तखंड वृत्तखंड पी क्यू द्वारा क्या हुआ, ए बिंदु पर अंतरित कोण कौन सा है, ए बिंदु पर अंतरित कोण है पी ए क्यू है तथा वृत्तखंड पी क्यू द्वारा सी बिंदु पर अंतरित कोण कौन सा हो जाएगा, पी बी क्यू है। ठीक है, और ये दोनों कोण हमारे एक ही वृत्तखंड किस पे आ रहे हैं, पी क्यू पर आ रहे हैं। तो हमसे सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों कोण कैसे होंगे, ये दोनों कोण हमारे बराबर होंगे। अर्थात पी ए क्यू को हमें पी सी है ये आपका, ठीक है, बी नहीं है सी है, तो पी सी क्यू के बराबर होगा, ये हमें करना है सिद्ध। अब देखिए किस प्रकार हम इसे यहां पर सिद्ध कर सकते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, रचना करते हैं। तो रचना में क्या कर रहे हैं हम बच्चों, रचना में क्या कर रहे हैं कि ये जो केंद्र O है इसको P व Q से मिला रहे हैं। तो कह सकते हैं कि केंद्र O को P व Q से मिलाया। ठीक है, मिला दिया भाई केंद्र O को P व Q से। अब देखो जैसे ही हमने इसे केंद्र से मिलाया तो हमारे पास यहां पर कोण बनता है और सेम वृत्तचाप से या वृत्तखंड से हमारे पास ये अलग अलग कोण बन रहे हैं। तो यदि हम जस्ट पिछली वाली प्रमेय का इस्तेमाल करें तो आप बताओ किसी वृत्त के चाप से केंद्र पर जो कोण बनता है वो हमारा जो शेष अन्य भाग है उसके किसी भी बिंदु पर बने कोण का दुगना होता है। तो केंद्र पर बना कोण इस वाले कोण पे दुगना होगा और केंद्र पर बना कोण इस वाले कोण के भी दुगना होगा, क्योंकि चाप हमारा सेम है पी क्यू। यदि चाप अलग अलग होता तो हम ये नहीं बोल सकते थे। तो अब देखिए उपपत्ति में क्या करते हैं हम, तो हम कर रहे हैं उपपत्ति। देखो हम क्या कह सकते हैं, सबसे पहले तो हम ये कह सकते हैं कि वृत्तखंड पी क्यू का क्या कर रहे हैं हम, जो कोण अंतरित कर रहा है वो ये वाला कोण अंतरित कर रहा है। तो वृत्तखंड पी क्यू केंद्र O पर कौन सा कोण अंतरित करता है, POQ कोण अंतरित करता है, अंतरित करता है। तो बताओ कौन सी प्रमेय लगाएं, जस्ट हमने इससे पहले वाली प्रमेय पढ़ी थी 9.7, उसमें हमने कहा था दुगना होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम लगा सकते हैं यहां पे प्रमेय 9.7 से। क्या कह सकते हैं प्रमेय 9.7 से, देखो ये जो वृत्तखंड PQ है ये केंद्र O पर कोण POQ अंतरित कर रहा है और यही वृत्तखंड आपके बिंदु A पर कोण PAQ अंतरित कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि वृत्तखंड PQ क्या कर रहा है, PQ ये शेष भाग के बिंदु A पर कौन सा कोण अंतरित कर रहा है, PAQ कोण अंतरित करता है। तो बताओ क्या हो जाएगा यहां से, ये हमारा कोण POQ बराबर होगा दुगने के, किसके, PAQ के दुगने के बराबर होगा।
तो ये PAQ के दुगने के बराबर होगा। वह हम कह सकते हैं कि जो वृत्तखंड है PQ, ये शेष भाग के बिंदु C पर कोण PCQ अंतरित करता है। तो बताओ क्या हो जाएगा? कोण POQ, देखो सेम वही कोण POQ बराबर हो जाएगा दुगने के किसके? कोण PCQ के, कोण PCQ के। इसे मान लीजिए समीकरण 2 और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। और कौन सी प्रमेय इस्तेमाल करी है हमने यहां पर प्रमेय 9.7 को इस्तेमाल किया है। तो यहां पर हमने किया है प्रमेय 9.7 का प्रयोग कि वृत्त के चाप के द्वारा केंद्र पर जो कोण होता है वो शेष भाग के किसी अन्य बिंदु के द्वारा अंतरित कोण का दुगना होता है। तो अब देखिए समीकरण 1 व 2 से हम क्या कह सकते हैं? समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा? देखो यहां पर POQ है और यहां पर भी कोण POQ है, तो ये हो जाएगा, देखो ये हमारा यहां पर कोण POQ बराबर कितना है? 2 कोण PAQ, व कोण POQ बराबर है हमारे पास 2 कोण PCQ। तो यहां से क्या हो जाएगा? 2 कोण PAQ बराबर हो जाएगा 2 कोण PCQ। 2 से 2 कट जाएगा, कोण PAQ बराबर हो जाएगा कोण PCQ के। और बच्चों यही क्या करना था? हमें सिद्ध करना था। इति सिद्धम। ठीक है, समझ में आ गया? देखिए कितना आसान इसका प्रूफ है। तो सभी को समझ में आया कि इसका मतलब क्या होता है कि वृत्तखंड PQ के द्वारा A पर और C पर जो कोण बनेगा वो दोनों हमारे समान होंगे। ठीक है बच्चों, तो सभी को समझ में आया ये हमने यहां पर किस प्रकार सिद्ध किया है। देखो एक बार दोबारा समझ लीजिए क्या किया है हमने देखो वृत्तखंड PQ दिया गया है, A पर कोण अंतरित होगा PAQ, C पर कोण अंतरित होगा PCQ। ठीक है, फिर हमने रचना कर दी, रचना में हमने OP को और OQ को मिला दिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमने क्या किया? लगाया प्रमेय 9.7 कि भाई केंद्र पर जो कोण होगा वो इसके कोण का दुगना। तो यहां से 2 समीकरण आए और यहां से हमारा ये क्या हो गया? सिद्ध हो गया। ठीक है बच्चों, आ गया सभी को समझ में? अब हम करते हैं अगली प्रमेय। तो प्रमेय 9.9 है, यदि 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड उसको अंतर्विष्ट करने वाली रेखा के एक ही ओर स्थित 2 अन्य बिंदुओं पर समान कोण अंतरित करता है। क्या कर रहा है? वो अन्य 2 बिंदुओं पर समान कोण अंतरित करता है। तो चारों बिंदु एक ही वृत्त पर स्थित होते हैं, ये करना है हमें सिद्ध। तो देखिए किस प्रकार इसे सिद्ध करेंगे। तो क्या क्या दिया गया है? सबसे पहले तो हमारे पास दिया है, देखो क्या दिया गया है कि 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड। तो मान लिया हमने कि ये जो AB है ये हमारा 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड है। तो AB 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड है। ठीक है, ये हो गया इसका मिलाने वाला रेखाखंड। और उसको अंतर्विष्ट करने वाली रेखा के एक ही ओर स्थित 2 अन्य बिंदुओं पर समान कोण अंतरित करता है। तो मान लिया कि वो 2 अन्य बिंदु C व D है। तो माना कि 2 अन्य बिंदु C व D पर 2 समान कोण अंतरित करता है। और कौन करता है? रेखाखंड AB। कौन करता है? ये करता है रेखाखंड AB। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताओ? यदि समान कोण अंतरित कर रहा है तो अर्थात दोनों कोण कैसे होंगे? बराबर होंगे।
तो रेखाखंड ए बी सी बिंदु पर तो ये कोण अंतरित कर रहा है और डी बिंदु पर ये वाला कोण अंतरित कर रहा है। मतलब कोण ए सी बी बराबर होगा कोण ए डी बी के। ठीक है, ये हो गया हमारे पास कोण ए सी बी बराबर ए डी बी। और हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि हमारा ये जो चारों की चारों बिंदु हैं, क्या है बच्चों? कि ये चारों बिंदु एक ही वृत्त पर स्थित हैं। मतलब कि ये चारों किस प्रकार हैं? चक्रीय होते हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि चारों बिंदु ए बी सी डी, तो देखो सिद्ध करना है चारों बिंदु ए बी सी व डी एक ही वृत्त पर स्थित हैं, स्थित हैं। अर्थात क्या करना है हमें? अर्थात हमें सिद्ध करना है कि वे चक्रीय होते हैं। अर्थात वे चक्रीय होते हैं। तो देखिए क्या करेंगे हम? करते हैं यहां पर एक रचना में हमने क्या किया है बच्चों? रचना में हमने बिंदु ए सी व बी से गुजरने वाला एक वृत्त खींचा है। देखो जैसा ही चित्र दिख रहा है वैसा नहीं सोचना है, जैसे जैसे मैं बोलूं वैसे वैसे सोचते जाना है। तो हमने क्या किया? रचना में ए सी व बी इन तीनों बिंदुओं से गुजरने वाला एक वृत्त खींच दिया। तो रचना में क्या किया है हमने? रचना में हमने बिंदु ए सी व बी से गुजरने वाला एक वृत्त खींचा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया रचना में क्या किया है? अब देखिए कैसे करेंगे इसे सिद्ध। तो अब मान लीजिए कि ये जो हमने वृत्त खींचा है ये तीन बिंदुओं ए सी व बी से होकर गुजर रहा है। अब थोड़ी देर के लिए हम ये मानते हैं कि माना ये जो वृत्त है ये हमारे डी बिंदु से होकर नहीं गुजरता है। तो माना यह वृत्त डी बिंदु से होकर नहीं गुजरता है, तो क्या हो रहा है? ये वृत्त डी बिंदु से होकर नहीं गुजर रहा है। अब देखो जैसे ही हमारा ये वृत्त डी बिंदु से होकर नहीं गुजर रहा है तो क्या होगा? इसका मतलब ये जो एड़ी भुजा है, कौन सी भुजा? एड़ी भुजा, या फिर एड़ी की आगे वाली भुजा। भाई या तो हम बात कर रहे हैं इस एड़ी भुजा की, या फिर बात कर रहे हैं हम बढ़ी हुई एड़ी भुजा की। ठीक है, तो देखिए डी आपका वृत्त से नहीं गुजर रहा है, तो ये जो एड़ी भुजा है या फिर बढ़ी हुई एड़ी भुजा है ये वृत्त को कहां प्रतिच्छेद करेगी? एड़ी भुजा वृत्त को ई बिंदु पर काटती है और बढ़ी हुई एड़ी भुजा वृत्त को ई डैश पर काटती है। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि यदि ये डी बिंदु इस वृत्त पर नहीं है तो जैसे ही हम एड़ी भुजा को बढ़ाएंगे ये मान लीजिए ई बिंदु पर वृत्त को काटती है, या फिर और आगे बढ़ाएं तो ई डैश पर काटेगी। तो हम कह सकते हैं कि माना यह वृत्त बिंदु डी से नहीं गुजरता है, तब एड़ी भुजा या बढ़ी हुई एड़ी भुजा क्या हो जाएगा? तब एड़ी भुजा वृत्त को ई बिंदु पर काटेगी। देखो एड़ी भुजा तो ई पर काटेगी और बढ़ी हुई एड़ी भुजा ई डैश बिंदु पर काटेगी। ठीक है, तो वृत्त की जो एड़ी भुजा है वो वृत्त को ई बिंदु पर, और बढ़ी हुई एड़ी भुजा है ये हमारे ई डैश बिंदु पर काट रही है। तो अब देखिए माना, तो यदि हमारे मान लीजिए क्या होते हैं, तीन बिंदु तो हमारे पास वृत्त पर स्थित थे, चौथा मिल गया हमें ई, तो हम कह रहे हैं कि यदि बिंदु ए बी
सी व ई वृत्त पर हो तो क्या हो जाएगा? देखो, अब यदि ये चारों बिंदु हमारे वृत्त पर हैं तो देखिए ये हो गया आपका ए बी। ठीक है, ये क्या हो गया आपका ए बी। और हमने कहा है कि ई बिंदु भी हमारा वृत्त पर है। ई बिंदु देखिए, ये ई बिंदु क्या है? हमारा वृत्त पर है। और हम कह रहे हैं सी बिंदु भी हमारा वृत्त पर है, सी बिंदु भी वृत्त पर है। और ए बी क्या है? हमारा रेखाखंड है। तो आप मुझे बताओ क्या हो जाएगा कि समान वृत्तखंड, ये जो एक वृत्तखंड है इसके जो अलग अलग कोण होंगे वो कैसे हो जाएंगे? समान हो जाएंगे। कौन सी प्रमेय लगाई है? जस्ट पिछली वाली प्रमेय। देखो, पिछली वाली प्रमेय में हमने पढ़ा था ना, कौन सी थी वो प्रमेय? 9.8 थी। तो प्रमेय 9.8 में क्या बताया था कि वृत्तखंड के जो कोण होते हैं, एक ही वृत्तखंड के कोण समान होते हैं। तो हम कह सकते हैं प्रमेय 9.8 क्या थी? एक ही वृत्तखंड के कोण समान होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि कोण ACB बराबर आ जाएगा हमारे पास कोण AEB। क्या हो गया? कोण ACB बराबर आ गया कोण AEB के। और हमारे पास क्या था? हमारे पास दिया क्या गया है कि कोण ACB बराबर कोण ADB। तो ये हमारे पास दिया गया है। तो कोण ACB बराबर कोण ADB ये हमारे पास दिया है। तो बताओ इन दोनों कोणों से क्या हो जाएगा? ACB बराबर AEB, कोण ACB बराबर कोण ADB। मतलब ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों की दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। तो हम लिख देंगे, क्या हो जाएगा? यहां से हम लिख देंगे कोण AEB बराबर हो जाएगा हमारा कोण ADB। अब आप मुझे बताओ, यदि हमारा कोण AEB बराबर हो गया कोण ADB के, इसका मतलब क्या होगा कि जो बिंदु E है और D है ये हमारे संपाती होंगे। भाई हमने क्या माना था कि वृत्त पर D बिंदु स्थित नहीं है, लेकिन जब हम AD खींचेंगे तो वो E पर वृत्त को काटेगा। तो इसका मतलब E पर वृत्त को काट रहा था, तो वृत्त पर E स्थित है। और हमने कह दिया कि कोण AEB बराबर होगा कोण ADB का। मतलब सेम चीज हम D बिंदु के लिए कह रहे हैं और सेम चीज E बिंदु के लिए कह रहे हैं। तो मतलब दोनों की दोनों बिंदु हमारे संपाती होंगे। अतः बिंदु E व D संपाती होंगे। और इसी प्रकार यदि बिंदु D ना होकर उससे आगे गए तो क्या हो जाएगा? इसी प्रकार बिंदु E डैश व D भी हमारे संपाती होंगे। भाई यदि E पर ना काट के थोड़ा और आगे E डैश पर काटे तो भी ये चीज सत्य होगी। तो इसी प्रकार बिंदु E डैश व D भी संपाती होंगे। इसका मतलब क्या हुआ? जब E व D संपाती हो गए, ACB ऑलरेडी आपके वृत्त पर थे और E भी वृत्त पर था, लेकिन E बिंदु ही हमारा D बिंदु हो गया। तो अतः हम कह सकते हैं, अतः बिंदु A, B, C व D चारों बिंदु वृत्त पर स्थित होंगे। अर्थात हम क्या कह सकते हैं? अर्थात कि ये चक्रीय होंगे। और यही क्या करना था बच्चों? हमें सिद्ध करना था। क्या सिद्ध करना था? कि चारों बिंदु एक ही वृत्त पर स्थित होते हैं या फिर वे चक्रीय होते हैं। तो चारों की चारों बिंदु हमारे क्या हो गए? चारों बिंदु एक ही वृत्त पर स्थित होंगे, अर्थात वे चक्रीय होते हैं।
चक्रीय होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका यहां पर सिद्ध, इति सिद्धम। ठीक है, तो सभी को समझ में आया किस प्रकार से हमने इसे यहां पर सिद्ध किया है। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, इस वाले भाग में हमने क्या जाना? हमने जाना कि जो हमारे पास वृत्त है उसके एक चाप के द्वारा हम कोण किस प्रकार अंतरित कर सकते हैं, और इससे जुड़ी हुई हमने कुछ प्रमेयों को जाना था, जिसमें हमारी एक क्या थी कि यदि हम चाप के द्वारा केंद्र पर जो कोण अंतरित करें और कोई अन्य कोण किसी अन्य बिंदु पर अंतरित करें, तो केंद्र पर जो कोण अंतरित हुआ है वो दूसरे कोण का दुगना होता है। और एक हमने पढ़ा कि एक ही वृत्तखंड के जो कोण होते हैं वो हमारे समान होते हैं। तो बच्चों, ये हो गए आपके सीखने के प्रतिफल। अब हम करते हैं इसके मूल्यांकन के कुछ प्रश्नों को। तो आपका पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए आरेख से यदि कोण AOB एक चाप AB द्वारा बनाया गया कोण है, चाप AB के द्वारा बनाया गया कोण है AOB, तो AOB और ACB के मध्य संबंध क्या है? तो अब आप मुझे बताओ, प्रमेय 9.7 क्या कहती है कि चाप के द्वारा केंद्र पर जो कोण अंतरित होगा वो किसी अन्य बिंदु पर अंतरित कोण का क्या होता है? दुगना होता है। मतलब कि हमारा कोण AOB इस वाले कोण का दुगना हो जाएगा, तो कोण AOB दुगना हो जाएगा इसका, अर्थात ब इसका सही जवाब है। ठीक है बच्चों, अब करते हैं अगला प्रश्न। तो प्रश्न 2 है, नीचे दिए गए आरेख से कोण BAD और कोण BCD के बीच में क्या संबंध है? तो देखिए, ये आपके पास कौन सा कोण है? BAD और BCD, यानी कि एक ही वृत्तखंड के आपके पास जो कोण होंगे वो कैसे होते हैं? प्रमेय 9.8 में हमने पढ़ा है कि एक ही वृत्तखंड के कोण समान होते हैं, मतलब ये दोनों कोण हमारे बराबर होंगे। तो कौन सा सही है? यहां पर आपका इसमें ए सही होगा। ठीक है बच्चों, सभी को आ गया समझ में? तो ये वाली कक्षा करते हैं हम यहीं पर समाप्त। इस कक्षा में हमने एक ही वृत्त के चाप के द्वारा अंतरित कोण को पढ़ा है। अब अगले भाग में हम पढ़ेंगे चक्रीय चतुर्भुज को। तो मैं आशा करता हूं आप सभी को मेरी कक्षा अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय।